हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मज़े में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट। आज के लेक्चर में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे फार्मेसी लैंड एथिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 होगा। तो चैप्टर नंबर 1 में हमको क्या पढ़ना है पहले वो देख लीजिएगा। जैसे आप लोग को पता है, हमारे इस चैप्टर में जो जो टॉपिक है पहले उसको हम देखते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इसमें जो टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, यानी लॉ के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन, जो हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और अलग अलग एक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड है, जो हमारे फार्मेसी को क्या बनाता है, चलाने में मदद करता है, यानी करने का मतलब है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, हमारा जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है लॉ के बारे में। लॉ का डिफिनेशन क्या होता है, कानून की परिभाषा। तो लॉ जो होता है दोस्तों, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। कहने का मतलब है रूल्स का, रेगुलेशन का एक सेट होता है। एक इकट्ठे बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशन मिला करके एक कानून बनता है, जो गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उसके द्वारा बनाया जाता है। लॉ का उद्देश्य होता है दोस्तों सोसाइटी में ऑर्डर और बैलेंस बनाए रखना। जो समाज में क्या हो, सोसाइटी में क्या हो, ऑर्डर हो और साथ में वो बैलेंस बनाए रखे, सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और लोगों को बताना कि क्या करना अलाउड है और क्या नहीं, यानी आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आप जो करना अलाउ होता है उसके हिसाब से करेंगे तो आप नियम का पालन कर रहे हैं। अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो मतलब आप नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, और नियम का पालन न करने पर आपको उचित दंड दिया जाता है। ला ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना हर नागरिक को करना जरूरी होता है, यानी कह रहे हैं ला ऐसे नियम होते हैं, ऐसे ऐसे रूल्स होते हैं जिसका पालन करना हर एक नागरिक को करना क्या होता है, जरूरी होता है, ताकि समाज में अनुशासन और न्याय बना रहे। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है मोरलता या नैतिकता, यानी कहने का मतलब है आपको वो चीज़ें दिया गया है, आप वो कर सकते हैं, आपको अगर करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहते हैं तो ना करिए, उसमें आपको कोई फोर्स नहीं है। लेकिन लॉ को अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसको नहीं मान रहे हैं, तब आपको क्या उसमें क्या मिलेगा, आपको सज़ा मिलेगा, आपको पेनाल्टी मिलेगी। लेकिन इथिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है, ये आपके ऊपर डिसाइड होता है, आपके मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर डिसाइड होते हैं, आप उसे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। जैसे एथिक्स वो मॉरल प्रिंसिपल होते हैं जो किसी व्यक्ति या सोसाइटी को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या न्याय है और साथ में क्या अन्याय है। ये सब डिसाइड करने का काम क्या होता है, ये मॉरल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये आप कैसे आप उसकी समाज में रह रहे हैं उसी हिसाब से आपके ऊपर आता है। क्लियर। तो जैसे मान लीजिए कोई कहते हैं कि जीवों पर दया करो, तो जो जीवों पर दया करो तो मतलब किसी को मार के खाना, ये सब चीज़ें अनुचित उनको लगता है, कोई चीज़ें उनको मार के खाते हैं। तो ये कोई नियम तो रूल तो है नहीं, ये कोई कानून तो है नहीं कि आप नहीं खा सकते हैं। लेकिन अगर जब ये रूल्स बन जाते हैं, जब कानून बन जाते हैं, तब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो आगे बात करें जैसे फार्मेसी प्रोफेशन में इथिक्स का क्या महत्व है। जैसे आपके फार्मेसी में क्या है, पेशेंट के साथ ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना, एक ये आपका इथिक्स है, आपकी मॉरल जिम्मेदारी है। क्लियर। करेक्ट मेडिसिन देना, पेशेंट सेफ्टी को प्रायोरिटी देना, ये सब क्या है आपके इथिक्स आते हैं किसके, फार्मेसी प्रोफेशन के। आगे बात करेंगे दोस्तों जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जैसे आपके सब्जेक्ट का में जो फर्स्ट टॉपिक था, हम उसको स्टार्ट करें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। कुछ बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो जस्टिस सिस्टम को सही तरीके से चलाने में मदद करते हैं। पहला बात करेंगे रूल्स ऑफ लॉ, जो इसका लॉ का जो कानून का जो रूल्स होता क्या आता है, इस प्रिंसिपल के अनुसार कानून सबके लिए समान होता है, चाहे व्यक्ति कॉमन सिटीजन हो या गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, सभी को लॉ का पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे हेलमेट लगाना एक नॉर्मल पीपल का भी काम है, या कोई पुलिस में है तो वो भी हेलमेट ही लगाएगा। क्लियर। तो ऐसा ऐसा क्या होता है, लॉ के अनुसार ऐसा माना जाता है। जैसे अगर कोई फार्मासिस्ट लॉ के खिलाफ ड्रग सेल करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, यानी जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं कि आप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन को या नारकोटिक्स मेडिसिन को नहीं सेल कर सकते हैं, अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो आपके खिलाफ क्या किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। आगे बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में हम देखें तो इसमें क्या कहता है, प्रिंसिपल्स के अनुसार, यानी इस प्रिंसिपल्स के अनुसार गवर्नमेंट पावर्स 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो गवर्नमेंट की जो पावर होती है कितने पार्ट में डिवाइड होती हैं, 3 पार्ट में। पहला क्या है, लेजिस्लेटिव जो लॉ को बनाता है, दूसरा क्या है एक्सेक्यूटिव जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और तीसरा क्या है अपना जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है, लॉ के अनुसार जजमेंट देता है और इसे पावर का मिसयूज नहीं होता है। जो हमारी जो कोर्ट व्यवस्था है जुडिशरी के अंतर्गत आता है। जो हमारा जो लोकपालिका है, कार्यपालिका
खाली क्या है, इसमें क्या होता है लीगलिटी, मतलब कहने लॉ को बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये इसमें आते हैं। क्लियर। अगला जो इसमें है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ में क्या है, ओबी जूस इबी रेमेडियन, ये क्या होता है, एक लैटिन फेज है। ये क्या है, एक लैटिन फेज है दोस्तों। लैटिन फेज जिसका मतलब होता है फॉर एवरी रॉन्ग द लॉ शुड प्रोवाइड ए रेमेडी। कह रहे हैं जो गलत, जो जितनी भी चीज़ें गलत हो रही हैं, अगर किसी व्यक्ति के साथ इनजस्टिस हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसे लीगल रेमेडी मिलना चाहिए। यानी कहने का मतलब है उसे क्या मिलना चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है। यानी उबी जूस इबी रेमेडियन, इसे लैटिन फ्रेज से होता है, जिसका मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो उसे क्या मिलना चाहिए दोस्तों, न्याय मिलना चाहिए। यानी न्याय मिलने का उसका क्या है, हक है। अगर किसी पेशेंट को रॉन्ग ड्रग दी जाती है, उसे हार्म हो जाता है, तो लीगल एक्शन ले सकता है। इसका मतलब ये होता है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों, जो अगला अपना प्रिंसिपल है इग्नोरेंटिया फैक्टी एक्सूटा, इग्नोरेंटिया जोरिस नॉन एक्सूट। इसका अर्थ होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट में बी एक्सीड। यानी कहने का मतलब है इग्नोरेंस, अगर किसी व्यक्ति को लॉ की जानकारी नहीं है तब भी वह लॉ ब्रेक करने पर रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर मान लीजिए आपको नियम नहीं पता है, मान लीजिए आपको अगर रोड पे अगर चल रहे हैं और आपको पता नहीं है कि हेलमेट लगा के चलना चाहिए, और आपने अगर उसको ब्रेक किया तब भी आपको क्या होगा, सज़ा के आप हकदार होंगे। कहने का मतलब है आपको अगर पता भी नहीं है फिर भी आपको क्या मिलेगा, सज़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं नियम का। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट में बी एक्सक्यूड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। कहने जो फैक्ट है आप उसे एकदम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो लॉ है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको उसको पता करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लॉ की जानकारी नहीं है तब भी वह लॉ ब्रेक करने पर रिस्पॉन्सिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर फार्मासिस्ट को ड्रग लॉ की जानकारी नहीं है और वह इलीगल ड्रग सेल करता है तब भी उसे क्या मिलेगा दोस्तों, पनिशमेंट मिलेगा, यानी उसे तब भी सज़ा मिलेगा। आगे बात करेंगे क्या है, वेलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। इसका मतलब होता है इंजरी कॉज्ड बाय कंसेंट इज नॉट ए कॉज ऑफ एक्शन। कहने का मतलब है अगर किसी व्यक्ति की खुद की इच्छा से किसी रिस्की सिचुएशन में जाता है, उसे इंजरी हो जाती है और दूसरे व्यक्ति के खिलाफ क्लेम नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब है इंजरी कॉज्ड बाय कंसेंट, आपने खुद की इच्छा से क्या किया, आपने खुद को हार्म कर लिया, इंजर्ड कर लिया, तो आप किसी दूसरे को क्या कर सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति खुद की इच्छा से किसी रिस्की सिचुएशन में जाता है और उसे इंजरी हो जाती है, तब वह दूसरे व्यक्ति के खिलाफ क्लेम नहीं कर सकता। यानी आपने क्या किया है, आपने कहा है कि सर आप हमारा इलाज करिए, और आपकी सहमति से अगर आपका इलाज हो रहा है, वो कोई दिक्कत हो गई, तब आप उसे क्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसा हर एक हॉस्पिटल वाले मेजर जो सर्जरी होता है उसमें आपको साथ करते हैं, पहले ही आपसे क्या करते हैं, सिग्नेचर करवा लेते हैं। इसीलिए अगर पेशेंट की किसी ट्रीटमेंट के रिस्क को समझकर कंस्टेंट देता है तो बाद में इंजर्ड होने पर डॉक्टर पर क्लेम करना मुश्किल होता है। यानी आप डॉक्टर पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने आपको पहले ही वार्न कर दिया था। आगे बात करेंगे क्या, रेस इप्सा लिक्वेटोर। इसका मतलब होता है दोस्तों द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यानी इस प्रिंसिपल का उपयोग तब किया जाता है जब एक्सीडेंट या निग्लिजेंस इतना क्लियर हो कि प्रूफ की ज़रूरत कम पड़े। एग्जाम्पल के लिए, अगर सर्जरी के बाद पेशेंट के शरीर में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रह जाए तो नेग्लिजिबल क्लेरी प्रोवाइड हो जाता है। यानी कहने का मतलब है जो आपकी कानूनी जो आपका न्याय है वो क्या होता है, यहाँ पे अप्लाई हो जाता है और यहाँ पे आप न्याय ले सकते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला जो हमारा प्रिंसिपल आता है एक्स नॉन फैकिट रिवम निसी मेन सीट रिया। ये थोड़ा लैटिन वर्ड है, इसलिए ऐसा आपको देखने को मिला है। इसका मतलब होता है एन एक्ट डज नॉट मेक ए पर्सन गिल्टी अनलेस इंटेंशन इज प्रेजेंट। कहने का मतलब यह है अगर किसी व्यक्ति को गिल्टी तभी माना जाएगा जब उसके एक्ट के पीछे इंटेंशन, यानी कहने का मतलब उसका इंटेंशन हो, उसका इरादा हो, तभी उसको गिल्टी माना जाएगा। क्लियर। आगे बात करेंगे, अगला क्या है, नेमो डिबेट्स बिस वेक्सरी प्रो उना इट इयाडेम कॉजिया। ए पर्सन शुड नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। यानी कहने का मतलब है एक ही गलती के लिए किसी भी पर्सन को दो बार आप किसी पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, दो बार उसे आप सज़ा नहीं देते हैं। इस प्रिंसिपल को डबल जियोपैडी भी कहते हैं। इसका मतलब है एक ही क्राइम के लिए किसी व्यक्ति को दो बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों, जो अगला हमारा है क्या है, फेट जस्टिटा रूट कोलियम।
इसका मतलब है लेट जस्टिस बी डन थ्रू द हेवन फॉल्स, यानी कहने का मतलब है जस्टिस किसी भी सिचुएशन में कंप्लीट और फेयर होना चाहिए, चाहे कॉन्शियस कुछ भी हो, यानी इरादे कुछ भी हो, आपके जस्टिस जो हो, आपका जो न्याय है वो किसी भी सिचुएशन में क्या होना चाहिए, कंप्लीट और फेयर होना चाहिए, यानी पारदर्शी होना चाहिए। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी इसका मतलब होता है नेचुरल जस्टिस के दो मेन रूल हैं। पहला नीमो जुडेक्स इन कॉजिया सिवा, कोई भी व्यक्ति अपने ही केस का जज नहीं हो सकता। दूसरा ऑडी अल्टर्न पैटर्न, दोनों पार्टीज को सुनना जरूरी है, इससे फेयर जजमेंट सुनिश्चित होता है। क्लियर। इसके साथ ही दोस्तों हमने इसको कंप्लीट कर लिया जनरल प्रिंसिपल्स को। अब कुछ हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जैसे क्या अचा प्रफुल्ला चंद्र राय, ये क्या होते हैं दोस्तों, हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें। अचा प्रफुल्ला चंद्र राय जो हैं बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स में 1901 में स्टार्ट किया था, इंडिया की फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी बनी थी। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है इस स्मॉल फैक्ट्री एट परेल। दूसरा क्या, स्मॉल फैक्ट्री एट परेल जो कि मुंबई में है, 1903 में बनी थी, स्टार्टेड बाई त्रिभुवन दास कल्याणजी गज्जर। क्लियर। आगे बात करेंगे क्या, एलेम्बिक केमिकल वर्क्स जो बड़ौदा में स्टार्ट हुआ था 1907 में, स्टार्टेड बाय त्रिभुवन दास कल्याणजी गुज्जर एंड BD मेन। क्लियर। इंपॉर्टेंस एक्ट रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे। आने वाले लेक्चर में, आने वाले चैप्टर में इन सभी एक्ट को हम क्या करेंगे, विस्तार से एक एक चैप्टर में पढ़ेंगे। फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में कई इंपॉर्टेंट लाभ बनाए गए हैं। जैसा पहले बात करें दोस्तों, फार्मेसी एक्ट 1948 बनाया गया है। इसका क्या पर्पस था, फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करना और साथ में एजुकेशन स्टैंडर्ड तय करना। आपकी फार्मेसी में क्या एजुकेशन पढ़ाया जाएगा, इसके माध्यम से तय होता है। अगला जो हमारा एक्ट आ रहा है दोस्तों, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इसका पर्पस यह है ड्रग एंड कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो दवाई होती हैं, जो कॉस्मेटिक की जो चीज़ें होती हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके सेल्स, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना, उसकी क्वालिटी और सेफ्टी को भी सुनिश्चित करना। अगला जो एक्ट है दोस्तों, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसमें क्या हो रहा है, इसमें नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के मिसयूज और इलीगल ट्रेड को रोकना है, यानी कोई भी नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को गलत तरीके से ना बेच पाए, गलत तरीके से मिसयूज ना कर पाए, इसको रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। आगे क्या है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी जो आता है 1954 एक्ट के नाम से। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों ड्रग के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को रोकना है, यानी कोई दवा ले और क्लेम करे कि हम कैंसर को ठीक कर देंगे, कोई दवा हो बोले कि हम HIV को ठीक कर देंगे, तो क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। यानी कहने का मतलब है जो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है और कोई दवा उसको क्लेम करता है, तो ये क्या आता है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अंतर्गत आता है, जो कि क्या करता है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को रोकने का एक्ट माना जाता है। अगला क्या, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। एनिमल के साथ कोई क्रूअल्टी न हो, कोई गलत चीज़ न हो, इसके लिए इसको अलग से एक एक्ट बनाया गया है, स्पेशली रिसर्च एक्टिविटी के लिए। यानी आप किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, उसमें आप किसी एनिमल के साथ कोई हिंसा न कर सकें, इसके लिए एक्ट बनाया गया है। अगला जो एक्ट आता है दोस्तों, पॉइजन एक्ट 1919 आता है। पॉइजनस सब्सटेंस के सेल और पोसेशन को रेगुलेट करता है, यानी आप क्या करते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस जो जहरीला सब्सटेंस है, आप उसको ना सेल कर सकें और ना उसे आप अपने पास रख सकें, इसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाया गया है, क्या, पॉइजन एक्ट 1919। अगला जो है दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसको FSSAI भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को रेगुलेट करता है। क्लियर। लेकिन आप देख रहे हैं बहुत सारे मिलावट हो रहा है, पता नहीं FSSAI क्या कर रहा है, आप किसी को भी लाइसेंस दे देता है, कोई भी कुछ भी बेच रहा है। क्लियर। तो ये हमारे इंडिया की बात है। अगला जो हमारा एक्ट आता है दोस्तों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसमें क्या होता है, लीगल कंडीशन देखे जाते हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए, यानी करने के लिए एबॉर्शन को अलाउ करने के लिए एक एक्ट दिया गया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। अगला जो हमारा एक्ट आता है दोस्तों, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010। हॉस्पिटल और क्लिनिक्स को रजिस्टर और रेगुलेट करने का एक्ट माना जाता है, कि हॉस्पिटल को क्लिनिक्स को कैसे रजिस्टर देना है, कैसे उसे रेगुलेट कराना है। अगला जो होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया है, जो कि कंज्यूमर की डिफेक्टिव प्रोडक्ट और पुअर सर्विस से प्रोटेक्शन देना है, यानी अगर कोई आपको
गलत सर्विस दे रहा है, कोई गलत सामान दे दिया है, फिर वो रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ये आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। क्लियर। तो इसी के साथ जो हमारा एक्ट था दोस्तों शॉर्ट में हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। हम अगले क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इसका जो मेन टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा है, शॉर्ट में इसके एक्ट देखे हैं। अगले चैप्टर से आपका स्टार्ट होगा, आपका कंप्लीट जो इसका थियरी है, जो इसका नोट्स है, आप वहाँ से अच्छे से आप देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तब तक आप न पढ़ते रहिए। अगर आपको दोस्तों इसका नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या आप हमको इसके कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।